हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आज का आप थंबनेल देख रहे होंगे कि 12th केमिस्ट्री का जो है टॉप 30 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आपके कहे अनुसार ही आज जो है हम टॉप 30 लघु उत्तरीय प्रश्न लाए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को एक साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ऑडियो वीडियो सही से जा रहा होगा। चलिए ठीक है, देर नहीं करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट लाइव हो जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए चलिए जुड़ जाइए, जुड़ जाइए मेरे बच्चों। ठीक है, फटाफट जुड़िए, आपके लिए ही लाए हैं टॉप 30 लघु उत्तरीय, टॉप 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सभी को एक साथ, सभी को एक साथ गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को मेरे तरफ से। चलिए मेरे बच्चों आ जाइए, जुड़ जाइए फटाफट। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे है, आप देखिए पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों। क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वीवीआई है। ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय है बच्चों, 2 अंक आपका कंफर्म रहेगा। ये क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। देखिए मेरे बच्चों, आपके लिए ही लाए हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गया है, फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करिए। देखिए कह रहा है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन की व्यवस्था नियमित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है बच्चों। कहने का मतलब है कि हम ऐसा ठोस लेंगे जिसका अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन की व्यवस्था नियमित होती है, यानी एक नियम के अनुसार बना हुआ रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे में आप ग्रेफाइट हो गया, आपका क्या बोलते हैं हीरा हो गया, ये सब नियमित आकार में होता है, चतुष्फलकीय होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए फटाफट जुड़ जाइए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, दूसरा नंबर कह रहा है सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। देखिए बच्चों, सेल से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रह सकता है। इकाई सेल किसे कहते हैं रह सकता है, सेल को परिभाषित करें ये रह सकता है, या फिर आपको शुष्क सेल ये सब ये रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां बोल रहा है कि सेल कांस्टेंट को परिभाषित कीजिए। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे से, सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। देखिए किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, देखिएगा बच्चों, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है, को सेल स्थिरांक कहा जाता है। अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, परिश्रम का फल मीठा होता है। ठीक है, मेहनत कीजिए। आप इसको नहीं देखिएगा तो आप लाइव आने से क्या फायदा है। आप पीडीएफ जो खोज रहे हैं मिल जाएगा आपको, टेक्निकल विभाग मेरा काम कर रहा है इस पर। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है तीसरा नंबर, देखिएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है। देखिए बच्चों, एकदम वीवीआई है तीसरा नंबर क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है। ये क्वेश्चन आप बार बार देखते होंगे, आपके सामने आता है। राउल्ट क्या था, कौन था, तो फ्रांस का वैज्ञानिक था राउल्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि राउल्ट क्या था, कहां का था, फ्रांस का था। ठीक है, फ्रांस का वैज्ञानिक था राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप बाष्प दाब घटक के बीच, आंशिक बाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम कहते हैं मेरे बच्चों, किसके किसके बीच संबंध दिया, आंशिक बाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसको उतारिए। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा नंबर, जितना आप लिखिएगा उतना ज्यादा, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, हम इसलिए आपके लिए लाते हैं कि आप जितना बार इसको लिखिएगा उतना ज्यादा आपके दिमाग में ये आते जाएगा, आपको याद होते जाएगा। आदमी को बोलता है ना कि आदमी जितना प्रैक्टिस करता है उतना वो परफेक्ट बनता है, इसलिए आप बार बार इसको लिखिए ताकि आपका जो है राइटिंग भी बने और याद भी हो। इसलिए बार बार लिखिए और बार बार इसको कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी आपको फल मिलेगा। ऐसे खोजिएगा बिना मेहनत का, परिश्रम का हमको मिल जाए तो ये संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे। देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्रिस्टलीय ठोस, ये भी क्वेश्चन रहता है बच्चों कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें, मगर यहां बोल रहा है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे। चलिए हम इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसका गुण द्रव के समान होता है, इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम कांच को पूरी तरीके से गर्म करें, उसका मेल्टिंग पॉइंट तक उसको गर्म करें, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चों। किसके तरह, द्रव की तरह, जैसे पानी बहता है उसी तरह अगर कांच को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे तो वो भी पिघलने लगेगा। इसलिए लिखा है कि इसका गुण द्रव के समान होता है, इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है, पर इसके बहने की गति मंद होती है। ये थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा इसका जो विस्कोसिटी होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसीलिए कम बहता है, बहने की गति मंद होती है। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है मेरे बच्चों, कांच
ऑब्जेक्टिव है। कांच अति शीतित द्रव कहलाता है, अति शीतित, ठीक है बच्चों, अति शीतित द्रव कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें जो बहने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है, बहने की गति जो होती है वो बहुत मंद होने के कारण इसे अति शीतित द्रव भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे जो है अति शीतित द्रव कहा जाता है। और ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी गुण के कारण नहीं बहता, इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजों की कांच की ऊपरी भाग पतला या नीचे मोटा हो जाता है। ये भी पूछता है बच्चों कि पुरानी खिड़की जो होती है घर का, कांच जो पुराना हो जाता है उसका निचला परत मोटा क्यों हो जाता है? इसी कारण से होता है क्योंकि उसमें बहने की गति जो है बहुत कम होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो अति शीतित द्रव होता है। चलिए हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आप इसको अच्छे से एक बार सुनिए, एक बार देखिए और एक बार नोट डाउन कीजिए। इतना मेहनत कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद ये याद होते चला जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिएगा बच्चों। कह रहा है आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। देखिएगा बच्चों, आदर्श विलयन को हम एक बार देख लेते हैं। आदर्श विलयन को परिभाषित करना है। ठीक है, देखिए वैसा विलयन, वैसा विलयन, विलयन तो जानते ही होंगे, विलयन होता है, विलायक होता है, ये सब आपका क्लियर होगा, इस सब हमको बताने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए वैसा विलयन जो सभी ताप और दाब पर, ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन, बहुत आसान ये डिफिनेशन है बच्चों। वैसा विलयन जो सभी ताप, चाहे उसका ताप हम घटा दें या बढ़ा दें, दाब घटा दें या बढ़ा दें, सभी ताप और दाब पर क्या हो, विलयन का किस नियम का पालन करे? राउल्ट के नियम का पालन करे, उसको हम कहते हैं आदर्श विलयन। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे उसे? आदर्श विलयन। देखिए इसका आपका जो है फॉर्मूला एक लिखा हुआ है, मिक्सिंग है डेल्टा V इक्वल टू ऑफ डेल्टा H, मिक्सिंग इक्वल टू 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए फटाक सा। चलिए इसी के साथ हम देर ना करते हुए फटाफट से चलाते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, देख लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है अनुसंख्य गुणधर्म क्या है? चलिए अनुसंख्य गुणधर्म क्या है जरा देख लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। ठीक है, देखिएगा किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के आधार को निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। देखिए इंग्लिश में भी कभी कभी हिंदी लिख करके दे देगा, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। देखिए मेरे बच्चों, जितने भी आप लाइव हैं इसको अच्छे से कीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका जो लाइन जा रहा है आप मेहनत जैसे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। आदर्श विलयन वैसा विलयन है जो सभी नियम ताप और दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन याद हो जाएगा इसको। आप एक बार सुनिएगा, आप ध्यान से, आप हेडफोन लगा लीजिए, बढ़िया से एक बार मेरे बात को सुनने की कोशिश कीजिए। आप एकदम आराम से सुनिए, आपका एकदम कंफर्म रहिए कि आपको याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा अगर एक बार भी इसको आप पढ़े हैं तो अनुसंख्य गुणधर्म क्या है? किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित किसके, विलय के कणों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। सिंपल है, क्या कहता है? विलय के कणों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? VVI एकदम ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? VVI। ठीक है, सेल का जो EMF निकाला जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव उसे कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, वही दिया हुआ। अर्ध सेल का इक्वेशन भी पूछता है, ठीक है, अर्ध सेल का इक्वेशन भी पूछता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले हम देख लेते हैं, हमारे सामने जो है कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए एक अर्ध सेल में ये ताप दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है मेरे बच्चों, आप केल्विन और सेल्सियस में फर्क जानते ही होंगे, ठीक है, जो भी केमिस्ट्री में लिया जाता है अधिकतर केल्विन पर ही लिया जाता है। एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल सांद्रता के धातु आयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बस इतना याद रखना है कि सांद्रता के धातु आयन का इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से कीजिए, आप मेरा कहना मानिए, आप इसको रिवीजन कीजिए, एक बार अपने माइंड में सबको लाइए, पक्का आपका अच्छा मार्क्स आएगा। यही सब क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ठीक है, यही सब क्वेश्चन रहेगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 8वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, VVI एकदम VVI लिख लीजिए, एकदम छपेगा एग्जाम में VVI। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें, एकदम 2 अंक कंफर्म, 2 मार्क्स एकदम लिख लीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। ठीक है बच्चों, चलिए जरा देख लेते हैं इसका डिफिनेशन को। कह रहा है किसी विद्युत अपघटय में जैसे बैटरी लगाते हैं तो उसमें विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, उसी तरह बोल रहा है किसी विद्युत अपघटय में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त, इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, बैटरी में होता होगा, आप जानते हैं बच्चों, इधर होता है, किधर होता है, उसी इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के बीच फैराडे ने संबंध दिया जिसे फैराडे के विद्युत अपघटय का नियम कहते हैं। एकदम ईजी है, आप 1-2 बार इसको रिवीजन कीजिए, 1-2 बार याद कीजिए, आपका कंफर्म ये याद हो जाएगा। बस आपको ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट देना है, 5 से 10 मिनट देना है, बस रिवीजन करना है आपको। ठीक है बच्चों, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम धर के, आप लोग एकदम विश्वास है आप लोग एकदम अच्छा करेंगे। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आपका 400 प्लस तो कोई रोकने नहीं जा रहा है इस बार। केमिस्ट्री में आप अच्छा कीजिएगा, हमको यकीन है। जब एग्जाम हो जाए तो अपना अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए मेरे बच्चों, 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एकदम TTI, ठीक है, एकदम इतना TTI है कि इसको नहीं अगर पढ़ के गए सोच लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम पढ़िए इसको,
इसको पढ़कर जाना है एकदम, नहीं तो सोच लीजिए कुछ करके नहीं गए एग्जाम में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको पढ़ के नहीं गए हैं तो समझ लीजिए आप कुछ भी पढ़ के नहीं गए हैं, ठीक है बच्चों। फ्रैंकल दोष एवं स्कॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट करें, फ्रैंकल दोष एवं स्कॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये 2 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5-5 अंतर, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फ्रैंकल दोष देख ले, 2 नंबर का है इसलिए हम शॉर्ट रूप में लाए हैं इसको। वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतराकाश स्थान में फंस जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं या फंस जाते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। पहला चैप्टर में ही है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसका फिगर वगैरह भी समझाए हुए, अंतर भी 5 अंतर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर किस्मत खराब है तब तो नहीं आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। 99% चांस है कि आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब एक क्या है, अब हम तो सेट क्वेश्चन करने रहे हैं बोर्ड का, मगर जहां तक हम देख रहे हैं जो पैटर्न है पूछने का क्वेश्चन, हर साल का 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों, उसका एक्सपीरियंस हम निचोड़ करके लाए हैं। ऐसा नहीं कि हर साल नहीं आता है, हर साल, एक ही साल 2018 में जो है क्वेश्चन गैस किया हुआ नहीं लड़ा था। अगर वैसा क्वेश्चन अगर पूछा इस बार भी, तब तो फिर कोई किसी भी टीचर का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी गैस किया हुआ क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता है कोई। तो बच्चों इसलिए आप कम से कम इतना भरोसा कीजिए, अरे नहीं पढ़ के जाने से अच्छा है कि कुछ पढ़ करके जाइए आप, ठीक है मेरे बच्चों, ताकि एग्जाम में ये आपको अफसोस ना लगे कि हम नहीं पढ़े। अरे पढ़े नहीं आए तो टैलेंट आपसे कोई नहीं लेगा, अगर ये पढ़े हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको आगे काम देगा, आप आगे जो पढ़िएगा वो भी अच्छा, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म है, कंफर्म तो एकदम है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रैंकल दोष हो गया बच्चों, स्कॉटकी दोष इधर है, वैसा दोष जिनमें धनायन तथा ऋणायन, देखो स्कॉटकी दोष जो है इसमें उत्पन्न हो सकता है, क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें धन आयन भी है और ऋण आयन भी है। फ्रैंकल दोष जो है धातु में उत्पन्न होता है, स्कॉटकी दोष यौगिक, वैसा दोष जिनमें धन आयन तथा ऋण आयन दोनों एक साथ हो, धन आयन तथा ऋण आयन का एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्कॉटकी दोष कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप छाप लीजिए, ठीक है, इसको आप रट लीजिए, 5 अंतर कम से कम रट के जाइए। ये हो गया, एक हो गया लायोफिबिक और लायोफोबिक, एकदम रट के जाइए अंतर वाला में 5-6 अंतर है बच्चों, जो लगभग डीएनए आरएनए पढ़ लीजिए, ये सब आप पढ़ करके जाइए, ठीक है। चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन है मेरे बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें, ठीक है, आपके सामने है, देखिए बच्चों, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें, कह रहा है वैसा सेल, ठीक है बच्चों, वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, देखिएगा यहाँ रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। देख लीजिए बहुत ही हल्का, एकदम बहुत ही इजी डिफिनेशन है, इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसको सर्वप्रथम गैल्वेनो और बोल्ट ने खोजा था, देख लीजिए, अगर नोट करके लिख लीजिएगा नोट, इसको सर्वप्रथम गैल्वेनो और बोल्ट ने खोजा था, इसलिए बैटरी को गैल्वेनो सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या है, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं के नाम पर सेल के गैल्वेनिक लिखा हुआ भी है कि इन्हीं के नाम पर गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, ठीक है बच्चा। इन्हीं के सम्मान में अगर ऐसा कोई काम करता है तो उनको सम्मानित किया जाता है, और इन्हीं के सम्मान में इन्हें क्या कहा जाता है, गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। चलिए 10 हो गया मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। हम आपके लिए आज 30 क्वेश्चन लाए हैं, 200 क्वेश्चन का सेशन है ये, ठीक है। अगर 200 क्वेश्चन कर लेते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में तो फिर इससे ज्यादा आपको पूरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक हमें उम्मीद है, ठीक है बच्चों। अब खुद पर भी तो विश्वास कुछ कीजिए। चलिए बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, परासरण भी पूछता है, ऑस्मोसिस को परिभाषित करें, ठीक है, परासरण को परिभाषित करें, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर याद है आपको ये डिफिनेशन तो बहुत ही अच्छा है बच्चों। परासरण को परिभाषित करें, कह रहा है, इसका डिफिनेशन कह रहा है वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्धपारागम झिल्ली से होकर विलायक के अणु शुद्ध विलायक के विलयन से और तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। इसी विधि से क्या किया जाता है, समुद्र का पानी शुद्ध किया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, उल्टा परासरण से, ठीक है, इनवर्स ऑस्मोसिस मेथड से क्या किया जाता है, समुद्र का पानी शुद्ध किया जाता है। इजराइल एक ऐसा छोटा सा देश है, वहां जो है पानी का बहुत कमी है, वहां क्या किया जाता है मेरे बच्चों, समुद्र के पानी को ही फिल्टर कर दिया जाता है, किससे, इनवर्स ऑस्मोसिस मेथड से, जो बहुत महंगा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग भी करते, ठीक है। तो यही परासरण कह रहा है कि उसमें एक टैंक बना हुआ रहता है, उसमें पानी डालता है, इसका एक मेथड है, पूरा समझाया हुआ है, आप बुक देखिए जाकर के। उतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि हम आपको समझा सकें, अगर टाइम रहता तो हम पक्का आपको समझाते। एक टैंक रहता है, उसमें जो रहता है गंदा पानी या खारा पानी डाल जाता है, उससे होकर जो होता है शुद्ध विलयन की ओर, तनु सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रभावित होता है, जिसे हम परासरण करते हैं। इसी के विपरीत क्रिया कराया जाता है, उसको इनवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण भी कहा जाता है। उल्टा परासरण भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उल्टा परासरण, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेसिक आप लोग का बहुत कमजोर है मेरे बच्चों, ठीक है, इसी कारण से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अदरवाइज आप जिस तरह से अभी मेहनत कर रहे हैं 2 महीना 1 महीना से, अगर 3 महीना और पहले केमिस्ट्री में मेहनत की होते तो आपके सामने अभी कोई खड़ा भी नहीं हो पाता, इतना आप आगे रहते, मगर फिर भी आप बहुत आगे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी हम देखते हैं आपका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, शायद हम एक बार और दे चुके हैं इस क्वेश्चन को। लवन सेतु क्या है, इसके कार्य को लिखें। क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, कोई साल आप देख लीजिएगा, आप लिख लीजिए टीटीआई, ये इस सेशन में हो चुका है, ठीक है। लवन सेतु क्या है, इसके कार्य, एक टैंक बना रहता है यू आकार का नली जैसा, ठीक है बच्चों, इसे देख लीजिए। लवन सेतु यू आकार का, प्रतिलेमिक यू आकार की कांच की एक नली होती है जो दोनों और सेल को जोड़ता है। इसमें अक्रिय वैद्युत घटक जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, देखिए ऑब्जेक्टिव यहां से निकल के आता है, निकल के क्या आएगा बच्चों कि लवन सेतु में क्या क्या यूज किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों, तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑप्शन में तीनों रहे तो हम ऑल मारेंगे, ध्यान रखिएगा तीनों को। अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा होता है, इनके कार्य भी लिखा हुआ है बच्चों, आप इनके कार्य भी लिख लीजिए, कार्य नहीं हुआ होगा कार्य लिख लीजिए कि क्या होता है इनका कार्य। चलिए फटाफट कार्य लिख लीजिए, लवन सेतु क्या है, इनके कार्य लिख लीजिए। लवन सेतु दोनों अर्सेलों को जोड़ता है, ठीक है बच्चों, लवन सेतु क्या करता है, दोनों अर्सेल को जोड़ता है, लीजिए एकदम छाप लीजिए फटाफट फटाफट बाबू लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, सभी को एक साथ हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारी यही कामना है कि आप तरक्की कीजिए, जिससे हमारा भी सर जो है गर्व से ऊंचा हो कि नहीं हम आप लोग को पढ़ाए, आप लोग कुछ अच्छा कर पाए। अगर कोई अब स्टूडेंट अच्छा करता है तो टीचर को भी उतना गर्व महसूस होता है जितना स्टूडेंट को। तो हमारी कामना यही है कि आप अच्छा करिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आपका हो गया तीनों कार्य लवन सेतु। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। अब आ गया तुल्यांक, ठीक है बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो किसी विद्युत अपघटय में एम्पियर विद्युत धारा या कुलम्ब आवेश, देखिए कुलम्ब जो है आवेश का ऐसा यूनिट है, विद्युत धारा का एम्पियर है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है। किसी विद्युत अपघटय में विद्युत धारा या आवेश 1 सेकंड के लिए, ठीक है, ये एम्पियर आप नहीं लिखिएगा, या कुलम्ब भी नहीं लिखिएगा, डायरेक्टली लिखिएगा किसी विद्युत अपघटय में विद्युत धारा या आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है मेरे बच्चों। ये दोनों जो है ऐसा यूनिट दिया हुआ है, आप नहीं लिखिएगा, एम्पियर नहीं लिखिएगा और कूलम नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा। आप डायरेक्टली लिखिएगा कि किसी विद्युत अपघटय में विद्युत धारा या आवेश 1 सेकंड के लिए, कितना सेकंड के लिए बच्चों, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। और सबसे अच्छा टाइम पढ़ने का है सुबह 4 से 6, आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड लगे उसको सुबह 4 से 6 एकदम रट्टा मारिए, आपका देखिएगा 20 दिन आप पढ़िए, एकदम 20 दिन के बाद फिर इसी क्लास में आप हमसे मिलिएगा, देखिए आपको कोई फायदा होता है या नहीं होता है, ठीक है मेरे बच्चों। सिर्फ 20 दिन आप मेहनत करके दिखाइए, उसके बाद देखिए आप में कितना परिवर्तन हो जाएगा, आपको कितना पढ़ने का मन करने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। फिर कोई चीज का भी एक आदत होता है मेरे बच्चों, ठीक है। आप सुबह 4 आज से ठान लीजिए कि सुबह 4 बजे उठना है और 2 घंटा डेली केमिस्ट्री, अगर आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो डेली केमिस्ट्री ही पढ़ना है, सिर्फ 20 दिन। और बाकी टाइम आप फिजिक्स मैथ है तो मैथ सुबह शाम दोपहर दिन भर पढ़ते रहिए, सिर्फ 2 घंटा दीजिए, बस आपका हो जाएगा बच्चों। चलिए 14वां नंबर है, अभी हुआ था हमारा कि अर्धपारगम झिल्ली होता क्या है, तो उसके लिए हम इसको लाए हैं, इसका डिफिनेशन, ठीक है, उसका डिफिनेशन लाए हैं। अर्धपारगम झिल्ली VVI एकदम है, ठीक है बच्चों। अर्धपारगम झिल्ली क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या है बच्चों, देखिए वैसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अनुप्रवाह करते हैं, विलायक मतलब समझते हो ना, जो खुद में घुला ले, जैसे चीनी पानी विलायक है, चीनी को अपने में घुला लेता है, ठीक है। तो ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अनुप्रवाह करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए 15वां नंबर की ओर चल रहे हैं हम, ठीक है मेरे बच्चों, 15वां नंबर की ओर चल रहे हैं। आपका जो है 15वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन VVI ये भी है, देखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, एकदम VVI है। इसका जो व्यंजक रहता है मेरे बच्चों, जो थ्योरी रहता है शून्य कोटि का और प्रथम कोटि का, एकदम याद कर लीजिए दोनों का, ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। और देखिए केमिस्ट्री जो है 3 भाग में बटा हुआ है बच्चों, ठीक है। फिजिकल बटा हुआ है, फिजिकल में देखिए रट्टा मारने वाला चीज है, फिर हो गया क्या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी रट्टा मारने वाला चीज है, सिर्फ ऑर्गेनिक जो ही है बच्चों दिमाग का यूज करना है उसमें, बाकी दोनों एकदम पूरा रट्टा, प्योर रट्टा मारने वाला है। और सुबह 4 से 6 सबसे बेस्ट होता है रट्टा मारने के लिए, ठीक है, इसलिए सुबह 4 से 6 एकदम पूरा रट्टा मारिए। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात कितना हो, 0 के बराबर होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। अगर पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो बस सिर्फ शून्य की जगह क्या कर देंगे बच्चों, प्रथम कोटि कर देंगे, प्रथम कर देंगे। अगर द्वितीय पूछेगा तो सिर्फ यहाँ चेंज करना है, शून्य की जगह प्रथम, द्वितीय पूछेगा तो सिर्फ द्वितीय कर देना है, बाकी डिफिनेशन वही रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों। लव यू बच्चों, लव यू लव यू लव यू। कृष्णा कुमार, बहुत अच्छा। चलो बच्चों, हमें अच्छा लग रहा है कि तुम हमको इतना प्यार कर दे रहे हो, हम भी कामना करते हैं कि तुम लोग अच्छा करो, ठीक है। चलिए बच्चों 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के साथ नरनष्ट समीकरण VVI एकदम, ठीक है बच्चों।
VVI नरनष्ट समीकरण क्या है? देख लीजिए बच्चों, इसको छाप लीजिए, एकदम एग्जाम में छपेगा, यही सब क्वेश्चन छपेगा। इतना भी किस्मत आपका खराब नहीं रहेगा कि एकदम अल्टर एकदम कहां से क्वेश्चन लाएगा, यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। नरनष्ट समीकरण क्या है? जब बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तो हम एक बार जो है ना क्वेश्चन जब आएगा तो एक वीडियो हम क्वेश्चन का जो है ना ऑपरेशन करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ाए थे बच्चों, कौन कौन से सेशन में पढ़ाए थे, तब आपको याद दिलाएंगे, तब हम आपको बोलेंगे, ठीक है, तब हम आपको बताएंगे कि क्या सही बात था या नहीं था। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों का क्या होता है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि आप अलार्म लगा करके सोए और सुबह बजा मगर उठे नहीं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए पता है, एक डंडा रखिए मोटा सा और घर वाले को बोल दीजिए कि जैसे ही नहीं उठे 2 डंडा कस करके, ठीक है, 2 डंडा कस करके अगर पड़ेगा, 2 दिन पड़ा ना, तीसरा दिन अपने आप उठना स्टार्ट कर दीजिएगा, अलार्म फिर बंद करना भूल जाइएगा। कितना बच्चा क्या होता है, अलार्म बजता है बंद करके सो जाओ ना, वही सबसे बड़ा गलती करते हैं आप। चलिए बच्चों, नरनष्ट समीकरण क्या है? कह रहा है क्वेश्चन, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन विभव ताप एवं अभिकारक प्रतिफल के सांद्रता पर निर्भर करता है, जो नरनष्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। चलिए बच्चों, इसको उतार लीजिए फटाक से, 16 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, 17वां नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं 17वां नंबर की ओर। देखिएगा, टिंडल प्रभाव, ठीक है बच्चों, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आप जो है पहले भी आपसे पाला पड़ चुका है, टिंडल प्रभाव का पाला आपको पहले भी पड़ चुका होगा 10th क्लास में, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना 10th में पढ़े यहां तक पहुंचा होगा, सबको पढ़ा होगा इसका पाला, ठीक है, 10th क्लास में आपको जो है इससे पाला पड़ा होगा। टिंडल प्रभाव क्या है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम, देखिए फैराडे जो था वो एक बहुत बड़ा रासायनिक थे, ठीक है, बेंजीन की खोज भी फैराडे ने ही किया है, तो बहुत सारा चीज जो है फैराडे ने दिया। टिंडल प्रभाव पर भी जो है फैराडे ने ही काम किया। क्या काम किया देख लेते हैं, इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया, ठीक है, काम का बात यहां से शुरू होता है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। देखिए, इसका अध्ययन सर्वप्रथम जो है कौन किया था, फैराडे ने, मगर इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है टिंडल किया था, इसलिए इसको टिंडल का प्रभाव कहा गया। इसके अनुसार कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश परिकंडन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होता है जिसको हम परिकंडन कहते हैं। आप लोग देखेंगे बच्चे, कहीं पे अगर धूप है और आपका दरवाजा में छेद है या खिड़की में छेद है, तो आप देखते हैं वहां से प्रकाश जब आता है तो उसमें देखते होंगे धूल कण चलते हुए, नहीं तो कभी गौर करके देखिएगा कि जब खिड़की से वो प्रकाश जाता है फुटा हुआ छेद से, तो वहां पे आप प्रकाश के साथ साथ धूल कण भी चलते हुए देखते होंगे, वही होता है क्या, प्रकाश का परिकंडन, ठीक है, उसी को कहते हैं हम प्रकाश का परिकंडन, जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। जो प्रकाश का परिकंडन होता है वही कहलाया टिंडल का प्रभाव। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश परिकंडित हो जाता है, इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। एकदम छपेगा, उतार लीजिए बच्चों, ठीक है, ये पहले से पढ़ चुके हैं, अगर 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो कंफर्म है कि आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सभी बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों, 18वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिएगा, ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करिए। चलिए वैद्युत संयोजकता क्या है जरा हम देख लेते हैं। वैद्युत संयोजकता के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, अक्रिय गैस क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, अक्रिय गैस 6 है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है ना बच्चों, जेनन है, क्रिप्टन है ना, इसको याद रखिएगा, रेडॉन है ना। अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वैद्युत संयोजकता कहलाता है। एकदम VVI है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। कहा क्या रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, क्या है ये, इसका हो जाएगा 2 और 6, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज पे चला जाएगा, इसीलिए देखता होगा ऑक्सीजन पे 2 माइनस रहता है, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, ना कि किसी 6। देखिए अक्रिय गैस पूरा करने के लिए ये क्या कर सकता है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2, इस तरह से रहता है, बारीक अच्छा इसका पूरा रहता है। तो पूरा करने के लिए या तो 6 ही देगा किसी को या किसी से 2 लेगा, तो 2 लेना आसान है या 6 देना, 6 देना मुश्किल है, कोई 6 लेना नहीं चाहेगा, कौन ज्यादा कर लेना चाहता है, कोई नहीं, इसलिए वो 2 ले लेता है, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आप ध्यान से इसको देख लिए, समझ गए 18वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट एकदम फटाफट चल रहे हैं 19वां नंबर में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए O2 का क्वथनांक, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, O2 का क्वथनांक O2+ यानी 2+ से अधिक होता है, क्यों, क्या कारण है बताइए। देखिए बच्चों, O2 का जो बंधन होता है, जो O2 का बंधन होता है, ठीक है बच्चों, O2+ की अपेक्षाकृत अधिक होता है, यही कारण है कि O2 का क्वथनांक भी क्या होता है, O2+ से अधिक होता है, O2 का बंधन O2+ की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण से O2 का क्वथनांक भी O2+ से अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको उतारिए, आगे बढ़ रहे हैं। 20वां नंबर भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस जो हम सेशन ले रहे थे अगला वाला उतरिएगा, उसमें ये क्वेश्चन था, आप याद है आपको तो फटाफट
आप देख लीजिए एक बार, एकदम फटाफट देखिए। लिगेंड्स को परिभाषित करें, ठीक है। जब हम जटिल यौगिक बनाएंगे या फिर उसका नामांकन करेंगे तो उसी के बीच में एक लिगेंड्स रहता है, ठीक है बच्चों, उसी को बोल रहा है कि परिभाषित करें। वैसा अणु या आयन, ठीक है, जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म उपस्थित रहता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो बाकी है ना जटिल यौगिक का, यही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इससे आपको 5 नंबर, कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 7 नंबर पूछता है आयोपिक नेम लिखने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयोपिक नेम लिखिए, के निर्माण में इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, लिगेंड्स कहलाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर हो गया है, 21 नंबर पे चलते हैं फटाक सा। डायलिसिस क्या है? VVI क्वेश्चन, डायलिसिस, ठीक है बच्चों, डायलिसिस क्या है? VVI, अगर बायोलॉजी के कोई स्टूडेंट हैं तो उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायलिसिस क्या है? यह कोलाइडिक घोल को अशुद्ध से शुद्ध करने की विधि है। कोलाइडिक घोल में अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाइट के कण हो सकते हैं, इन्हें हटाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है। किडनी जब खराब हो जाता है, हमारा वृक्क खराब हो जाता है, तो डायलिसिस ही किया जाता है, और हमारे शरीर के अंदर भी यही क्रिया होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो आप डायलिसिस करवा सकते। डायलिसिस के बारे में आप अच्छे से समझ सकते। क्या कर रहा है? यह कोलाइडिक घोल की अशुद्धि को शुद्ध करने की विधि है। जो हमारे अंदर अशुद्धि रहता है कोलाइडिक घोल, उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन। बार्नर का उपसंयोजक सिद्धांत क्या है? बार्नर का उपसंयोजक सिद्धांत क्या है? देख लीजिए बच्चों, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है इस क्वेश्चन में। 1853 ईस्वी में अल्फ्रेड बार्नर, देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 1853 ईस्वी में क्या है? अल्फ्रेड बार्नर ने उपसंयोजी यौगिक के निर्माण से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बार्नर का उपसंयोजी सिद्धांत का। कितना आसान है बोलिए, एक बार आप देखिएगा इसको अच्छे से, एक बार आप अच्छे से देखिएगा तो पक्का है कि ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हम जुड़े हुए हैं हमसे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, ठीक है। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए हैं। चलिए आप देख लीजिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, ठीक है, और बताइए। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्लोरीन है बच्चों, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, क्लोरीन है, ठीक है। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 गुना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 + x - 8 = 0, x = 7 + 7, क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 24वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। प्रभावकारी EN नंबर, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिए, आपसे पूछा होगा कि EN नंबर क्या होता है। EN नंबर, ठीक है, प्रभावकारी परमाणु संख्या, ठीक है, इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव नंबर पूछता है, प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रभावकारी परमाणु संख्या। देख लीजिए बच्चों, इसकी जानकारी सर्वप्रथम सिग्विक, इसको लिख लीजिएगा बच्चों, इसकी जानकारी सर्वप्रथम सिग्विक ने दिया। जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं बच्चों, एकदम आसान है, ठीक है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम सिग्विक ने दिया। जटिल यौगिक बनता है मेरे बच्चों, जटिल यौगिक जो बनता है, ठीक है, जटिल यौगिक जो बनता है उसके केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम 25वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 25वां नंबर देखिएगा फटाक सा, पेप्टीकरण को परिभाषित करें, पेप्टीकरण को परिभाषित करें। देखिए बच्चों, पेप्टीकरण VVI भी कर लीजिए, पेप्टाइजेशन पूछता है, ठीक है, पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टीकरण को परिभाषित करें। देखिए किसी जाते अवक्षेप को विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइडी बनाने की विधि को पेप्टीकरण कहा जाता है। पेप्टीकरण के लिए पदार्थ का यूज किया जाता है, वह पेप्टीकरण कहलाता है। चलिए उतार लीजिए इसको बच्चों, ये आपका 25वां नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है बच्चों, 25वां नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पे हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, ताप गुणांक को परिभाषित करें, ताप गुणांक को परिभाषित करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ताप गुणांक को परिभाषित करें, क्या कह रहा है बच्चों? ताप गुणांक को परिभाषित करें। देखिए किसी अभिक्रिया को 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर मापे गए वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक बराबर K + -10 होता है, ताप गुणांक के बराबर K + -10 होता है, ठीक है मेरे बच्चों। बहुत ही छोटा डिफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, कोई ज्यादा तकलीफ देने वाला बात नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा? आपका रिवीजन भी होगा। तुम सोच रहे हो बच्चे, तुम 12th की एग्जाम दोगे, अगर 2 घंटा लिखना नहीं चाहते हो, जो सोचो यूपीएससी का तैयारी करता है वो 18 घंटा सिर्फ कॉपी लिखता है, और तुम सिर्फ 2 घंटा में PDF चाहिए, तो ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, बचना चाहते हैं, लिखने से नहीं बचिए, यही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जितना अभी लिखिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, वो एग्जाम में आपको लिखने का क्षमता बढ़ाएगा, ठीक है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन को लिखने का क्षमता तभी आता है लिखने का जब आप रिवीजन करते हैं। जब रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका लिखने का क्षमता नहीं बढ़ेगा, आपका याद रहेगा मगर एग्जाम में जाकर के आप उसको लिख नहीं पाइएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों।
27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वैद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है? वैद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित कीजिए। देखिए कह रहा है वैसा सेल जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इससे पहले गैल्वेनिक सेल हुआ था। लगभग दोनों का डिफिनेशन सेम है। देखिए कितना मिलता जुलता है। ठीक है बच्चों, कितना मिलता जुलता क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है, रिलेटेड रहता है। जब लिखिएगा तो अब आपको एक आइडिया होगा कि हम किसी का आंसर कैसे देंगे, किसका आंसर कैसे देना है। उससे क्या होता है ना कि आपको लिखने का तरीका मालूम हो जाता है। एग्जाम में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, लिखना भी आना चाहिए, आपका लिखावट भी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, सिर्फ जैसे तैसे लिख दीजिएगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चा, इसलिए इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिए आप। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिएगा, फिर वही आ गया। शून्य कोटि अभी हम पढ़ाए थे, अब आया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा जो 5 नंबर में पूछेगा वो पूछेगा इसका व्यंजक निकालिए, व्यंजक प्राप्त करें, प्रथम कोटि के व्यंजक को प्राप्त करें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एकदम एकदम टीटीआई है इस बार के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया देख लेते हैं। कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात। देखिए हम बोले थे कि आप एक शून्य कोटि का याद कर लीजिए, खाली जहां शून्य रहेगा वहां प्रथम कर दीजिएगा। अगर द्वितीय कोटि का पूछेगा तो प्रथम की जगह क्या कर दीजिएगा बच्चों, द्वितीय कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, 29वां नंबर है कोलरास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कोलरास का नियम लिखें, 2 नंबर में पूछेगा बच्चों। कोलरास के नियम को लिखें, देख लीजिए आप अच्छे से, कोलरास के नियम को लिखें। ठीक है बच्चों, कोलरास के नियम को लिखें। चलिए देखिए, कोलरास ने 1876 ईस्वी में लवणों के ऐसे युग्म का अति अनुविलयन के मोलर चालक का अध्ययन किया जाता है जिसमें एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ होता है। कोलरास ने कब दिया था? 1876 ईस्वी में दिया था। किसके लिए दिया था बच्चों? तो लवण के लिए दिया था। ठीक है, रावल का नियम, कोलरास का नियम, ये सब जो है एक ही चैप्टर में है और लवण के लिए ही है, लवण से रिलेटेड है। लवण के ऐसे युग्म के अति अनुविलयन के मोलर चालक का अध्ययन किया जाता है जिसमें एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ होता है। किसके किसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, या सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड आयोडाइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम ब्रोमाइड है। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल भी आप लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं 2-4 एग्जांपल आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अच्छे से देखिए इसको और इस जो पूरा हम पढ़ाए हैं आपको एक बार अच्छे से एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लिखने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा, इतना जान लीजिए बच्चों। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम ज्यादा लॉस हो। ठीक है, आप इसको रिवीजन कीजिए, आपको एकदम पक्का फायदा होगा। केमिस्ट्री में आप बहुत कुछ जान जाएंगे अगर इतना रिवीजन कर लेते हैं तो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बात किए थे ना बच्चों कि उल्टा प्रसरण आपको पढ़ना है। देखिए आ गया ना उल्टा प्रसरण, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको एकदम उतार लीजिए कि उल्टा प्रसरण क्या होता है, एकदम पूछेगा। इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम इस बार आने का एकदम चांस है। उल्टा प्रसरण हो गया, फिर हो गया आपका स्कॉटकी दोष और जो था उसमें अंतर था वो पूछ सकता है, फिर आपका क्या बोलते हैं जो यू नली था वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, ये सारा क्वेश्चन सब पूछ सकता है। देखिए यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम झिल्ली से विलयन से विलायक का बहना उल्टा हो जाता है। ठीक है, अशुद्धि की ओर बहता था, अगर बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। अगर विलायक है, ठीक है, ला है, विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को उल्टा प्रसरण कहते हैं। प्रसरण का डिफिनेशन याद करिए, ठीक उसका उल्टा होने लगता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग इस बार जो है एकदम अच्छा साथ दिए हैं, आप अच्छा लगा कि आप जुड़े हुए रहे। इसी तरह से जुड़िए हमसे। ठीक है, हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो 2 नंबरिया है या फिर नॉमिकल है, 2 अंक स्तरीय है या 5 अंक स्तरीय है, हम आपके लिए इसी तरह से लाते रहेंगे बच्चों। ठीक है, आप इसको जो है बढ़िया से रिवीजन कीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। सेशन पर जब भी आता है क्लास, आप उस पर जुड़िए, अच्छे से जुड़िए और थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए बच्चों। आज का हमारा सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। बाय। आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन लॉन्ग टाइप। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है, एकदम मेहनत किए हैं, एकदम मेहनत किए हैं मेरे भाई, एकदम आप लोग के लिए मेहनत किए हैं। खास करके इसको लिखा गया है क्योंकि टाइपिंग जो रहता था बहुत ज्यादा त्रुटिपूर्वक रहता था, पूर्ण रहता था, त्रुटिपूर्ण रहता था, इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए हम सीधा नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं लिख करके। ठीक है बच्चों, लिख करके। चलिए बच्चों एकदम गारंटी के साथ है। ठीक है बच्चों, आप इतना कम से कम 10 जो है टॉप दीर्घ उतरिए, आप कीजिए इसको। ठीक है, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिएगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है? क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिए, हम इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं, किसी घोल में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अवाष्पशील पदार्थ किसको बोलते हैं बच्चों?
जो पदार्थ क्या हो, वाष्पशील ना हो, जो कि वाष्प के रूप में ना बदले, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब अवाष्पशील पदार्थ है। किसी गोल में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब होता है मेरे बच्चों उबलना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण, एकदम शुद्ध लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ये बुक से नहीं है, ना क्वेश्चन बैंक से है, अपने दिमाग से ये लिखा गया है, जैसे परीक्षार्थी एग्जाम में लिखते हैं। अगर हु बहू आया और हु बहू उतार दिए आप इसको, तो आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, दिमाग से ये नोट्स लिखा गया है, ठीक है। देख लीजिए, स्टूडेंट जैसे लिखते हैं उसी तरह से इसको लिखा गया है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध घोलक के क्वथनांक से ऊंचा हो जाता है, और विलयन और विलायक के क्वथनांक से ऊंचा हो जाता है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, देखो ये पूरा आंसर देख लीजिए, ठीक है। विलयन के क्वथनांक से ऊंचा होता है, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, जिसे डेल्टा टीवी, देखिए ये भी आपके लिए लिख दिया गया है, डेल्टा टीवी किससे सूचित करते हैं क्वथनांक के उन्नयन को, डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। एकदम आपका नोट्स जैसे हैंड नोट्स रहता है मेरे बच्चों, उसी तरह से है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप बहुत मेहनत किए हैं इस पर, ठीक है। 10 लिखने में आपको बहुत टाइम लगता है, इसको लिख करके पीडीएफ बना करके हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज ये कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। 10 क्वेश्चन है आपके सामने, आप अगर ये 10 क्वेश्चन करते हैं, क्वथनांक का उन्नयन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, आप इसको करिए। हम कामना करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, जिस दिन केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा, हम उस दिन लाइव रहेंगे और आपसे हम चैट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, ठीक है बच्चों, स्कैन करके हम डाले हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए वीवीआई एकदम वीवीआई है, ठीक है मेरे बच्चों, वीवीआई एकदम वीवीआई है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वीवीआई है, एकदम देखिए, ठीक है, एकदम देखिए, एकदम देखिए और इसको एकदम कंठस्थ कीजिए। देख लीजिए रिएक्शन भी हाथ से लिखा हुआ है, आपको बैलेंस किया हुआ है, टोटल सब कुछ करके लाए हैं हम, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, आप इसको पूरा देख लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले देख लीजिए क्वेश्चन। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें, एकदम वीवीआई है, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। देखिए भाग में हम बांटे हुए हैं इसको, ठीक है, एक फर्स्ट भाग सेकेंड भाग करके हम आपके लिए लाए हैं बच्चों। आप इस तरह से पढ़िए, आपका मार्क्स जो है एकदम 400 प्लस, 90 प्लस तो कंफर्म है केमिस्ट्री में आपका आएगा, 90 प्लस कंफर्म है बच्चों, अगर ऐसे आप पढ़े तो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं। भाग एक देखिए, एक भाग NH3 तथा 8, ठीक है, 8 भाग हवा के मिश्रण को प्लेटिनियम गॉज के ऊपर से प्रभावित कर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर NO प्राप्त होता है। देख लीजिए इसका रिएक्शन भी डाला हुआ है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए रिएक्शन, हम धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है बच्चों। देख लीजिए इसका रिएक्शन है, यहां तक आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। गर्म करने पर NO प्राप्त होता है, देख लीजिए रिएक्शन है, अमोनिया किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है, देखिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा ये हमारा जो मिला, ये फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। आप पूरा सेशन को देखिए, टोटल का टोटल आपको जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप पहले वीडियो तो पूरा देख लीजिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट भी तो टाइम दीजिए। केमिस्ट्री है बाबू, जब तक नहीं समझ में आएगा सिर्फ छापने से क्या फायदा, तो किताब में भी लिखा हुआ है, हम आपके लिए नोट्स बनाए हैं, कम से कम आप हमसे सीखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, वो तो कम से कम समझिए, ठीक है। डायरेक्ट पीडीएफ मिलेगा तो फिर कॉपी किताब में तुम्हें तो इतना सारा भरा हुआ है बच्चों, फिर फायदा क्या हुआ आपको लाइव आने का, हमसे बात करने का, टॉकर लाइव आने का मतलब क्या होता है कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चों, चलिए देख लीजिए, तो ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से जल से अभिक्रिया किया, नाइट्रिक अम्ल बनाया, ठीक है, देख लीजिए
फिर ये छोड़ दिए हैं, इसको फिर से रिएक्शन करवाए हैं, देख लीजिए ये बना नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बना, यानी हमको जो बनाना था वो बन गया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हमको बनाना था, नाइट्रिक अम्ल हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार देखिए लास्ट में फिर थोड़ा सा रिएक्शन लिख करके लास्ट में थोड़ा सा लिखिएगा। ठीक है बच्चों, कि इस प्रकार बने नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर फिर NO2 देता है, जो कि जल में घुलकर पुनः यह क्रिया चलते ही रहता है। यह एक चक्र है मेरे बच्चों, और यह चक्र जो है लगातार चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है। इसी कारण से प्रयोगशाला में हम बहुत सारा नाइट्रिक अम्ल बना पाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप करिए, आप जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, आप जो है हल्के में ले रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं अपने कैरियर से, अपने सब्जेक्ट से। ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप मजाक करते रहिएगा तो एग्जाम में ये आपसे मजाक करेगा बच्चों। ठीक है, आपसे मजाक करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा सीरियस होइए। अब 1 महीना टाइम, कम से कम 30 दिन तो बढ़िया से दे दीजिए ईमानदारी पूर्वक। 30 दिन दीजिए कम से कम, नहीं दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे बच्चों। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं आपको, हम तो आपको एक सही रास्ता ही दिखा सकते हैं। आपके बदले में हम पढ़ तो नहीं सकते हैं, ना याद कर सकते हैं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं बच्चों कि हाँ इस रास्ता पे चलो, इस तरह से पढ़ो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप करें ही नहीं तो फिर क्या होगा। 90+ जो रखे हैं टारगेट, जो 90+ रखे हैं टारगेट, वो नहीं हो पाएगा। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो 2 लाइन में तो होगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, करना है आपको। चलिए तीसरा नंबर, एकदम TTI है इस साल के लिए, एकदम VVI TTI जो लिखना है लिख लीजिए एकदम। तीसरा नंबर एकदम छपेगा, एल्यूमिनियम छपे या तांबा छपे। ठीक है, ये आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1-2 अयस्क वाला जरूर पूछता है। ठीक है मेरे बच्चों, 1-2 एकदम पूछता है। आप विश्वास रखिए मेरे बच्चों, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपका भला चाह रहे हैं। अगर हम बुरा चाहते हैं तो हम आपके लिए इतना मेहनत नहीं करते, रात भर जाग करके, और बहुत सारा काम है, मेरा खुद का एग्जाम है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत को जाया होने मत दीजिए। आप भी मेहनत से वीडियो देखिए, आप उस पर जैसे आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना है, डाउनलोड करके पढ़ना है, जैसे करके पढ़ना है आप पढ़िए तो कम से कम मेरे बच्चों, नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है। आप इसको कॉपी में उतारिए, अगर सिर्फ मोबाइल में ही रहा तो वो मोबाइल में ही रह जाएगा बच्चों, तो आप उसको फिर दोबारा देख नहीं पाइएगा, हमको पता है, क्योंकि हम भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिए। इसको आप एक बार कॉपी में लिखिए, मान लीजिए यही एग्जाम में आया तो आप लिखिएगा कैसे। इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको याद है तो आप एक बार ईमानदारी से 5 से 7 मिनट लगेगा, कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, टाइम दीजिए, टाइम मांगता है। ठीक है बच्चों, चलिए एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क का नाम लिखें। ठीक है, अब तो मुख्य अयस्क का नाम जानते ही होंगे, बॉक्साइड होता है। पहले कहा जाता है कि एल्यूमिनियम इतना महंगा था बच्चों, जिस समय हम निष्कर्षण करना, इसको शुद्धिकरण करना नहीं जानते थे, उस समय के राजा जो थे वो बटम जो है ना, बटम वो एल्यूमिनियम का लगाते थे। खाना सोना का बर्तन में खाते थे, पानी चांदी का बर्तन में पीते थे, मगर वो बटम जो एल्यूमिनियम इतना महंगा था, उस समय निष्कर्षण करने का विधि नहीं मालूम था, इस कारण से एल्यूमिनियम का एक बटन लगाया जाता था। एल्यूमिनियम इतना वैल्यूबल है। अब तो एल्यूमिनियम इतना सस्ता हो गया कि आप हर घर में मिलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्यों? इसका कारण है कि ये जो अयस्क इसका जो है, इसका निष्कर्षण जो होता है, वो अयस्क से निष्कर्षण जो होता है वो बहुत आसान हो गया है। अब आसान हो गया है, महंगा नहीं है, सस्ता हो गया तो सस्ता हो गया। अगर सोना भी क्या रहता, अयस्क के द्वारा प्राप्त होता, और अगर शुद्धिकरण में उसको सस्ता पड़ता तो सोना भी सस्ता हो जाता। चलिए, बॉक्साइड इसका प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 चरणों में होता है, 2 चरण में होता है। ठीक है, देखिए आप बुक में देखिएगा तो आपको चरण बाय चरण नहीं रहेगा, डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली छापिएगा नंबर कटेगा। हम जैसे लिखे हैं आपको वैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लिखे हैं आपको वैसे लिखना पड़ेगा। अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, प्रथम चरण यही है, आप देख लीजिए। चलिए प्रथम चरण हम देख लेते हैं, ऊपर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए देख लीजिए प्रथम चरण। देखिए प्रथम चरण बेसर विधि है, एक साइंटिस्ट था, ये एक विधि दिया था, देख लीजिए।
आप ये मेथड है, ये बॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके देखिए बना लेता है ये, और इसको फिर से अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट फिर से अभिक्रिया करके जल से क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, फिर ये अभिक्रिया करके क्या दे देता है, Al2O3। देखिए Al2O3 फिर वही प्राप्त हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर वही प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस, आपके बुक में इतना लंबा होगा, ठीक है, हम उसको एकदम शॉर्ट किए हैं, एकदम एकदम मस्त तरीके से, जो मस्त होता है ना एकदम, कि हाँ एकदम परफेक्ट है एकदम, इसको आप लिखिए एकदम, आपका 5 में 5 मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक से या कोई भी बुक से आप इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा, नहीं तो उसमें इतना लंबा होगा, आए माए लिखा होगा बहुत सारा। आप इस मेथड से कीजिए और यही इक्वेशन लिखिए, आपका नंबर 5 में 5 इसमें आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखिएगा दूसरा चरण देख लीजिए बच्चों। ठीक है, दूसरा चरण आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस इसको कर दिया जाता है, कितना छोटा है, 5 नंबर है आपका, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे बच्चों, 5 नंबर है आपका। 2 चरण आपको करना है, जो ये मिला ठीक है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। कैथोड और एनोड पर हमको, कैथोड पर एक एल्यूमिनियम एनोड पर मिल जाएगा, कैथोड और एनोड पर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया है, एल्यूमिनियम आयन के रूप में प्राप्त होगा, जिसे हम शुद्ध, जो हमें शुद्ध एल्यूमिनियम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा जो था तीसरा क्वेश्चन था, VBI क्वेश्चन है। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए बच्चों, अगर याद है तब तो बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा मेहनत, यानी कि आपका बहुत अच्छा तैयारी है कि आप एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और था बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे कैथोड, वही हम बोले जो कैथोड है एनोड पर, देख लीजिए कैथोड पर यह विक्रिया होता है, देखिए एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया ना कैथोड पर, और एनोड पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। अभी जो हम इधर से पहले बोल दिए थे कि कैथोड पर एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एनोड पर क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, दोनों लिखा हुआ है, अगर चाहें तो इसको बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। ये जो है, ये दोनों जो हम बताए आपको उस पार्ट में कि एल्यूमिनियम कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होता है बच्चों, एनोड पर। अगर ये दोनों कहीं पर लिख दीजिएगा पॉइंट करके, तो जो एग्जामिनर रहेगा वो समझ जाएगा कि ये लड़का बहुत मेहनत किया है केमिस्ट्री में। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अगर 1-8 अभिक्रिया दे दोगे तो और अच्छी बात है कि अभिक्रिया करके दिखा देना तुम ये। चलिए अगला है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है बच्चों, इस साल के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। हम और भी सेशन में इस क्वेश्चन को लाए थे, आज इसका आंसर हम पूरी तरीके से आपको दे रहे हैं। हैवर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। ठीक है, हैवर विधि द्वारा, देखिए बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, आप इसको एकदम अच्छे से कर लीजिए, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, आप करिए, ये क्वेश्चन एकदम बार बार आ रहा है, देख लीजिए आप। हैवर विधि से अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है, सिद्धांत लिखना है पहले। याद रखिएगा कि जब भी कोई भी अभिक्रिया रहे उसका आप सिद्धांत लिखिए, सबसे पहले सिद्धांत लिखिए, उसके बाद प्रोसेस लिखिए। ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा। सिद्धांत लिखिए, उसके बाद प्रोसेस लिखिए, एकदम एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है सभी मेरे बच्चे, जो भी आप हमको देख रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको टॉपिक जो है अच्छे से लिखना है, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप टॉपिक ब्लैक पेन से लिख सकते हैं अगर आंसर ब्लू पेन से लिखते हैं, अगर आप टॉपिक ब्लू पेन से लिखते हैं तो आंसर आप ब्लैक पेन से लिखिए। ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल कीजिए बच्चा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 673 केल्विन से 873 केल्विन ताप एवं 1000 वायुमंडलीय दाब को एटीएम भी कहा जाता है मेरे बच्चों। कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो घबराइएगा मत। ठीक है, दाब पर लौह चूर्ण एवं मॉल्विडेनम, देखिए ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछता है, यहां से पूछेगा क्या ऑब्जेक्टिव में कि हैवर विधि द्वारा जब अमोनिया का बनाते हैं तो हम किसका उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, लौह चूर्ण का या मॉल्विडेनम का। तो दोनों किया जाता है बच्चों, देख लीजिएगा, लौह चूर्ण का भी और मॉल्विडेनम का भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, देख लीजिए रिएक्शन है, यहां पर लिख दीजिएगा मॉल्विडेनम और लोहा। ठीक है बच्चों, मॉल्विडेनम ऊपर, लोहा नीचे लिख दीजिएगा। प्रक्रिया शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में, देखिए यहां लिखना है
एकदम छोटा नहीं लिखिएगा। 5 नंबर में अगर पूछे तो पूरा लिखना है, अगर 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ ऊपर वाला सिद्धांत लिखना है। देखिए कह रहा है शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर सबसे पहले, चलिए थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। चलिए ठीक है, इसको देखिए 5 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको पूरा लिखना है बच्चों, ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। देख लीजिए एकदम आपका हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर सबसे पहले 673 केल्विन इतना ताप पर गर्म कर लौह चूर्ण में मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता, उसी को लिखा गया है विस्तार से। ठीक है बच्चों, एक बार पढ़िएगा आपका दिमाग में घुस जाएगा, एक बार आप पढ़ के देखिए एकदम दिमाग में घुसेगा। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनाता है। इसके अतिरिक्त अभिक्रिया के दौरान कुछ नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन शेष रह जाता है जिसे वापस तंत्र में भेज दिया जाता है, जो पुनः आपस में क्रिया करके अमोनिया के रूप में बदल जाता है। इस विधि को ही हम हैबर प्रक्रम विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना लिख करके लास्ट में सजा दीजिएगा कि इस हम हैबर प्रक्रम। देखिए ऐसे भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान रखिए, आप अच्छे से पहला टॉपिक लिख दीजिए जो क्वेश्चन है, और बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हम बोल रहे हैं नहीं लिखने से अच्छा है कि आप कुछ लिख करके आइए, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। आपके लिए सिर्फ लॉन्ग टाइप लाए हैं, आप शॉर्ट की उम्मीद मत कीजिए कि 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके लिए लॉन्ग टाइप लाए हैं आप ही के कहने के अनुसार कि सर लॉन्ग टाइप लाइए, लॉन्ग टाइप लाइए, लॉन्ग टाइप ही है। लॉन्ग टाइप आप 10 तो कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है अंजू, चलिए लगे रहिए इसी तरह से मेहनत कीजिए, अच्छा लगता है आप लोग इतना तरह से जुड़ते हैं हमसे। गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो व्यापारिक विधि से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण तथा जल को गर्म कर बनाया जाता है। देख लीजिए किसके किसका, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला जानते ही होंगे। देखिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं आप तो फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, बहुत हल्का हल्का फॉर्मूला है, आप अगर भूल जाइएगा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, CHCl3। देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं याद रखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत दिक्कत होने वाला है। बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल, व्यंजक चूर्ण तथा जल को गर्म कर बनाया जाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन बहुत महत्व रखता है, इसलिए रिएक्शन को अच्छे से उतारिए। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि आप रिएक्शन जो है बढ़िया से पढ़िए। देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl, ये विरंजक चूर्ण है। ठीक है बच्चों, क्या है, विरंजक चूर्ण है, पढ़े हैं आप विरंजक चूर्ण, 10th में भी पढ़ना था केमिस्ट्री में। विरंजक चूर्ण जल से भी क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है और क्लोरीन बनाता है। देख लीजिए बुझा हुआ चूना और क्लोरीन बनाता है। ठीक है बच्चों, फिर इथाइल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया कर फिर क्या बनाता है, मेथिल एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, और उसके बाद Cl अम्ल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। चलिए देखिएगा अब यहां से फिर अभिक्रिया करके क्लोरीन क्या बना लेता है, देखिए यहाँ इसी तरह से अभिक्रिया करते जाता है जब तक कि CHCl3 ना बन जाए। ठीक है मेरे बच्चों, जब तक CHCl3 नहीं बन जाए। यहां पर है HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है बच्चों, चलिए यह प्रयोगशाला में एसीटोन, विरंजक चूर्ण तथा जल के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। चलिए देख लीजिएगा आप अच्छे से, यहीं तक है लास्ट आपका, उतार लीजिए अच्छा से बढ़िया से बच्चों। ये आपका ये क्लोरीन जल, देखिए दोबारा यही रिएक्शन है, आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, वही रिएक्शन दोबारा है, देख लीजिए।
वही रिएक्शन दोबारा है, आप देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग एकदम फटाफट, देरी ना करते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है, देख लीजिए। प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट फटाफट देखिए, प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे, एनिलीन का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देख लीजिए बच्चों, ये छोटा नहीं है, अभी और रिएक्शन बाकी है, ऐसा मत सोचिएगा छोटा है। चलिए देखिए, एनिलीन, प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है। प्रयोगशाला में एनिलीन की तैयारी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बच्चों, किससे, नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मूला जानते हैं ना, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बच्चों, के अवकरण द्वारा की जाती है। देख लीजिए यहां लिखा हुआ है C6H5NO2। इस तरह से भी आप इसका जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं, NO2 नाइट्रोबेंजीन किसके द्वारा किया जाता है, ऐसे टीन द्वारा अपकरण कराया जाता है, टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। तो क्या बन जाता है, देखिए एनिलीन बन जाता है बच्चों। एनिलीन का फॉर्मूला देख लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत हल्का है ये, आप इसको कर सकते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला हो गया NH2। नहीं अगर जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन का फॉर्मूला हो गया यहाँ 3SnHCl4, ठीक है, प्लस जल बचता है। समीकरण जो है, रिएक्शन है, क्या है, संतुलित हो चुका है, संतुलित किया हुआ है। आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राउल्ट के नियम का उल्लेख करें। उसमें देखिए, राउल्ट का नियम तो आप जानते हैं बच्चों, मगर इसमें थोड़ा सा जोड़ा हुआ रहेगा। सिर्फ राउल्ट के नियम नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ राउल्ट का नियम नहीं पूछेगा, उसमें जोड़ देगा, या विद्युत अपघटय घुले का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोग करता है। जो विद्युत अपघटय होता है उसका घुले का अनुभार कैसे ज्ञात करने में सहायक होता है, यही पूछ रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, यही ये पूछ रहा है। देख लीजिए, क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट के नियम, इस तरह से टॉपिक बना करके लिखिएगा ताकि एग्जाम में आपका मार्क्स इधर उधर ना हो सके, ठीक है बच्चों। आप टॉपिक बना करके लिखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मार्क्स जो है अच्छा आएगा। क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट के नियम, देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, सबसे पहले टॉपिक दे करके डैश दे दीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, वो भी ब्लैक पेन से, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा, डेल्टा टीवी बराबर केबी, बहुत अच्छा है, आपको पता है, इसका मतलब ये पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। आप तैयारी कीजिए, हमें अच्छा लग रहा है कि आप पहले से ही तैयार हैं, ठीक है, मेहनत आप कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इसका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लिखना है, ठीक है। ये सब अगर आप लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये सब इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइटेड करना है। हाईलाइटेड कैसे करना है, अगर ब्लू से ये लिखे हैं तो ब्लैक पेन से ऐसे कर देना, घेरना नहीं है, सिर्फ हाईलाइटेड कर देना है, ठीक है, ताकि जो चेक करने वाला है उसको अच्छे से एकदम दूर से ही दिख जाए। चलिए देखिए, क्वथनांक, राउल्ट नियम से किसी द्रव के क्वथनांक का उन्नयन घोल की मोललता के समानुपाती होता है, डेल्टा टीबी समानुपाती सीएम। देख लीजिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी, जहां क्या है, केबी जो है आपका कांस्टेंट है, समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देख लीजिए, सीएम क्या है, घोल का सांद्रता मोललता में, और केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, अब देखिए, 1 मोलल बिलियन जिसमें 1 ग्राम विलय 1000 ग्राम बिलियन में घोला गया हो, मोलल क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। देखिए, निकालने के लिए फॉर्मूला भी दे दिया है, जरा देख लेते हैं हम, आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, नोट करते जाइएगा। अगर आप अभी नहीं नोट कर पा रहे हैं तो फिर बाद में वीडियो को आप जो है पॉज कर करके आप डाउनलोड कर लिख लीजिए मेहनत से, ठीक है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। कोई महान पुरुष कहे हैं कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। देखिए, 1 मोलल बिलियन जिसमें 1 ग्राम, मोलल क्वथनांक उन्नयन कहलाता है, दोनों हो गया। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस पर नॉमरिकल भी पूछ सकता है बच्चों, नॉमरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है, नॉमरिकल भी पूछ सकता है। W इंटू सीएम बराबर W इंटू 1000 बटा M गुने W, अतः डेल्टा टीबी बराबर होता है ये फॉर्मूला, KB इंटू W
इंटू 1000 बटा m इंटू डब्ल्यू। देखिए सबका मतलब लिखा हुआ है, छोटी w बराबर घुल्ली की मात्रा, छोटी m बराबर घुल्ली का अनुभार, w बराबर घोलक की मात्रा, बड़ी w है। उपरोक्त संबंध से घुल्ली का मोलिकुलर वेट ज्ञात किया जा सकता है। कौन संबंध से? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मोलिकुलर वेट किस संबंध से ज्ञात किया जाता है, तो मोलर उन्नयन क्वथनांक जो रिलेशन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट हम ज्ञात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आपका ये 7वां क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है। 8वां क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 2 क्वेश्चन आप लास्ट वाला जरूर देखिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए, कोई भी चीज का जो है या तो शुरू में मजा है या अंत में मजा है। ठीक है बच्चों, बीच में वही मिलता है, बीच में वही मिलता है जो सबको पसंद होता है। लास्ट में ज्यादा मजा या तो फिर शुरू में मजा है। ठीक है, इसलिए लास्ट तक देखिए, आपको पता लगेगा कि लास्ट में कौन सा वीडियो है, कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रासरणी दाब की परिभाषा दें, सिद्ध करें कि प्रासरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। देख लीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, प्रासरणी दाब की परिभाषा दे, सिद्ध करें कि प्रासरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलिए देख लीजिए, प्रासरणी दाब का पहले डिफिनेशन दे देते हैं। ठीक है बच्चों, प्रासरणी दाब का हम पहले डिफिनेशन दे रहे हैं। या अतिरिक्त दाब जो प्रसरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, देख लीजिए, या अतिरिक्त दाब जो प्रसरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित की जाती है, प्रासरणी दाब कहलाती है। अर्थात देख लीजिए, अर्थात यहां से समझ लीजिए बच्चों, यहां से समझ लीजिए। ठीक है, अर्थात देखिएगा, अर्थात विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण अर्धपारगम्य झिल्ली से, देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको कराए थे। ठीक है, कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो वहां से रिलेट कर लीजिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए, प्रासरणी दाब कहलाता है। प्रासरणी दाब को पाई, बड़ी पाई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रासरणी दाब को बड़ी पाई द्वारा सूचित किया जाता है। बड़ी पाई बराबर CRT फॉर्मूला होता है। बॉयल बॉन्ट ऑफ के अनुसार, बॉयल बॉन्ट एक वैज्ञानिक थे दो, वो अब नियम दिए थे, उन्हीं के अनुसार देख लीजिए बच्चों, उन्हीं के अनुसार क्या हो गया, बॉयल बॉन्ट ऑफ के अनुसार नियम ताप पर विलयन का प्रासरणी दाब उसके क्या होते हैं, उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। देख लीजिए, बॉयल बॉन्ट ऑफ के नियम के अनुसार, इसको पूरा एकदम उतारना है आपको अच्छे से। ठीक है ना, देख लीजिए, पाई समानुपाती C था, समानुपाती हटाए हैं, R पड़ गया है, RTC हो गया है। ठीक है, पाई बराबर CRT हो गया, सरिया इसको सरिया लिए हैं, पाई बराबर NVRT, क्योंकि C बराबर अब पढ़े हैं, C बराबर N बटा V होता है, जहां N क्या है, मोलों की संख्या है। ठीक है, जहां N मोलों की संख्या है, यदि V 1 लीटर हो, यदि V 1 लीटर हो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, NI इंटू RT, पाई बराबर NRT, इसको सॉल्व कर दिए हैं। अतः प्रासरणी दाब विलय के मोलों की संख्या 1 होगी। यहाँ प्रासरणी दाब विलय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके सामने, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर से पहले यहां देख लीजिए, थोड़ा सा था, प्रासरणी दाब विलय के कणों के संख्या पर निर्भर करती है, अतः प्रासरणी दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। लास्ट में ये लिख करके आप इति सीधी कर दीजिएगा उस क्वेश्चन का। चलिए 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं। ठीक है, एकदम पूछेगा ये क्वेश्चन, एकदम लिख करके ले लो। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं, एकदम TTI है। ठीक है बच्चों, एकदम TTI, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं। इस पर एकदम नॉमरिकल भी रह सकता है और ये क्वेश्चन भी रह सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, नॉमरिकल भी रह सकता है और क्वेश्चन भी रह सकता है, लॉन्ग टाइप है, शॉर्ट टाइप भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं तथा अर्ध जीवन काल और औसत जीवन काल के बीच
संबंध स्थापित करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है जीवन काल के बीच संबंध स्थापित करें, इसको आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, 9वां नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। चलिए आपका ये रहा आपका आंसर। अर्ध जीवन काल का पहले डिफिनेशन लिखना है, इसको टॉपिक में लाना है, टॉपिक लिखना है, अर्ध जीवन काल लिख देना है, उसके बाद डैश देना है, उसके बाद लिखना है किसी भी प्रतिक्रिया के ठीक आधा पूरा होने में जो समय लगता है। कितना आसान है, एक बार में याद हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना। आप लोग इसका मतलब मेरा क्लास नहीं देखते हैं, कभी कभी देख रहे हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। हम डेली रोज तो हर बार जब भी क्लास लाते हैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट लाते हैं, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी, अर्ध जीवन काल किसी भी प्रतिक्रिया के ठीक आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध जीवन काल कहा जाता है। इसे टी हाफ द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए समय को टी, आप समय को टी से निरूपित करते हैं और अर्ध आधा समय को क्या से निरूपित कीजिएगा, टी हाफ से निरूपित कीजिएगा। तो इसे टी हाफ द्वारा निरूपित किया जाता है। हम जानते हैं कि के बराबर, देखिए एक प्रथम कोटि का रिएक्शन था जिसमें के बराबर निकला था, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना बाबू, बहुत अच्छा, के बराबर आप पढ़े होंगे, पढ़े थे, हाँ ठीक, यस, बहुत अच्छा लगा हमको जानकर कि आप इसको पढ़े हैं। के बराबर क्या होता है, इतना होता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी फॉर्मूला में हम क्या रख रहे हैं, देखिएगा, इसी फॉर्मूला में रख रहे हैं अगर टी हाफ, देखिए अगर टी क्या हो जाए, अगर टी हो जाए टी हाफ, यानी समय आधा हो जाए, अर्ध जीवन काल हो जाए, पूरा नहीं हो, तो उसका जो ये होगा एक्स होगा वो भी क्या, ए की जगह ए बाई टी 2 हो जाएगा। अगर टी दिन में हम 5 फीट लंबा हो रहे हैं तो उसके आधा समय में हम कितना लंबा होंगे, आधा लंबा होंगे, यानी ये हमारी लंबाई है तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वही है, अब टी तथा एक्स का मान समीकरण में हम जो ये के बराबर आप जानते हैं उसमें हम रख दिए। के बराबर क्या था बच्चों, के बराबर ये था। देखिए इस समीकरण में रखें, ध्यान रखिएगा, यहां समझिए नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा, नॉमरिकल है ये। के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। इसमें हम जो है एक्स का वैल्यू और टी का वैल्यू रखे हैं। देख लीजिए टी के जगह क्या हो गया, देखिए टी के जगह हो गया टी हाफ और एक्स के जगह क्या हो गया ए बटा 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, वही संबंध हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए इसको, 2.303 बटा टी हाफ लॉग ए बटा ए माइनस ए बाई 2। इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं फटाक सा, देखिएगा इसको हम फटाफट कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, चलिए ले लेंगे इसका एलसीएम। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, देखिएगा फटाफट, इसका एलसीएम हम ले रहे हैं। देखिए इसका एलसीएम लिए, देखिएगा यहाँ पे इसका एलसीएम लिए तो देखिए 2a क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए बटा 2, घटा क्या हो गया बच्चों, a बटा 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा a बटा 2 हो गया, ये टी हाफ इधर चला आया, ये टी हाफ इधर चला आया और के यहां चला आया। देखिए फॉर्मूला बन गया। और यही लास्ट में log 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0.3010। देखिए log 2 का वैल्यू ये वैसे ही रह गया, log ए कट गया, ये 2 ऊपर गया, क्या हो गया, log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू कितना होता है, इतना। अब इतना गुना इतना कीजिएगा तो आपका जो है जो वैल्यू है टी हाफ बराबर फॉर्मूला वो आ जाएगा। गुना कर लीजिए, जरा कर देते हैं, गुना कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, गुना कर लीजिए आप लोग बच्चों, आप लोग गुना करिएगा, बहुत अच्छा है। कितना आएगा, 0. गुना करने पर आएगा बच्चों टी हाफ बराबर 0.693, गुना करिएगा तो इतना आएगा। आपका यही जो है फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये एकदम क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, एकदम आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इसको एकदम पूछेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान रखिए इसको। संजीवनी क्लास अगर जिनको लेना है मेरे प्यारे बच्चों, वो डायरेक्ट आप जाइए क्लास पर, उस पर जो है आपको ऐप है, आप ऐप से भी खरीद सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए संबंध था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको बच्चों, जब वो आ जाएगा उसके बाद लिखिएगा कि अतः अर्ध जीवन काल प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों में संबंध भी पूछ रहा था, ठीक है बच्चों, दोनों में औसत जीवन और अर्ध जीवन काल में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए एकदम बढ़िया से। दोनों में संबंध पूछ रहा था, देख लीजिए यहां से देखना है। हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर, अभी तुरंत निकाले हैं, ठीक है बच्चों, अभी तुरंत निकाले हैं, हम निकाले हैं ना, गुना किए हैं आप, यहां निकाले हैं टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। देखिए हम आपको आंसर, आपको गुना इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब करिएगा तभी सीखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहां देखिए, हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर इतना होता है तथा टी बराबर क्या है 1 बटा के है, ठीक है। के का मान समीकरण 2 में रखने पर, इससे पहले जो मिला था वो हमारा क्या था, समीकरण 2 था जहां पे के था, ठीक है बच्चों, रख दिए हैं। देख लीजिए टी बराबर तो कितना रखाया, इतना रखाया, टी हाफ का वैल्यू यहाँ पे था ना के, देखिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए टी हाफ 0.693 बटा टी हाफ, या अब इसी को हम क्या किए हैं देखिएगा, इसको यहाँ ये ऊपर चलाएगा, ठीक है, ये ऊपर चलाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, देख लीजिए गुना कर दिए। इसको डिवाइड करिएगा बच्चों, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.44 आएगा गुना टी हाफ। अतः औसत जीवन, देखिए संबंध बना, एकदम इसको एकदम नहीं छोड़िएगा। अतः औसत जीवन काल बराबर 1.44 इंटू टी हाफ भी रख सकते हैं और अर्ध जीवन काल भी लिख सकते हैं, टी हाफ भी रख सकते हैं बच्चों और अर्ध जीवन काल। यानी कहने का मतलब है मेरा फॉर्मूला प्राप्त हुआ, अगर औसत जीवन काल पूछा तो उसके अर्ध आयु जो निकला हुआ रहेगा निकालेंगे, उसमें 1.44 गुना करना पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। आप जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए फिर से इसी तरह से धमाकेदार नया सेशन हम आपके लिए लेकर के आए और आप इस एग्जाम में, खास करके इस एग्जाम में एकदम 90 प्लस हम तो चाहते हैं कि आपका 95 मार्क्स कम से कम आए केमिस्ट्री में, 95, 96, 97, 98 आए, ताकि हम एकदम पूरा एकदम और जोश जुनून से पढ़ाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला वाला एक क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का ये सेशन था, दीर्घ उतरिए क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। चलिए देख लीजिए, जरा फटाक सा देख लेते हैं। प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे तैयार करेंगे। देखिए प्रयोगशाला लिख देना, यहाँ पर सिद्धांत लिख देना, ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत लिख देना, सिद्धांत। प्रयोगशाला जब भी पूछे सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत प्रयोगशाला में इथाइल एमीन की तैयारी भी मिथाइल एमीन की तरह हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन निजीकरण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए यहां से स्टार्ट कीजिएगा, देखिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ छोड़ करके लिए, ऐसा नहीं कि यहीं से शुरू कर देना, एकदम लगातार लिखते जाना है, नहीं मेरे बच्चों, एकदम ये साइंस है, आर्ट्स नहीं है, एकदम लगातार नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा गैप देना है साइंस में, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर है उसको समझ में आए। आप लगातार नहीं लिख सकते हैं, आपका टॉपिक चेंज हो गए, टॉपिक चेंज कर दीजिए, लिखने का भी एक तरीका है, जब तक आप अच्छे से लिखिएगा नहीं, आपका मार्क्स नहीं देगा, आप कितना भी लिख लीजिए, ये आर्ट्स नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। जब NaOH के अधिकय में प्रोपेनोमाइक की प्रक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो इथाइल एमीन बनता है, ठीक है बच्चों। देखिए अभिक्रिया निम्न तरीके से होती है, बस ये एकदम छोटा सा भी रिएक्शन है, इसको एक बार ध्यान से देखिए, एक बार इस रिएक्शन को एकदम प्यार से देखिए, देख लीजिए बच्चों, यही है आपका, क्या है ये आपका, यही है आपका प्रोपियोनामाइड, ठीक है बच्चों, यही है। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको, आपका जो आपका चाहिए एथिल एमीन मिल रहा है, देख लीजिए C2H5 एथिल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, C2H5NH2 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है मेरे बच्चों, आपको प्राप्त हो गया।
ये हमारा आज का एकदम इंपॉर्टेंट सेशन था। ये 10 क्वेश्चन जो है आप एकदम अच्छे से कीजिए, एकदम मेहनत लगा करके बच्चों, मेहनत से ये 10 क्वेश्चन आप करके जाइए। अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो 15 नंबर, 3 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो 15 नंबर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है अच्छा सा और भी एक अच्छा सा एकदम कवर अप करके लाएंगे ताकि आपको और फायदा हो। हम यही चाहते हैं कि आप जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं एग्जाम जाने से पहले। अभी 30-35 दिन है, 30-35 दिन में हम आपका इतना रिवीजन करा देंगे केमिस्ट्री में कि आपका लेवल जो है यहां से यहां पहुंच जाए, कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहां से कम यहां पहुंच जाए, ताकि आप एग्जाम में बिना डरे बैठें और लिख करके आए। बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू।